व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बोर्ड परीक्षा के लिए चल रही टेस्ट सीरीज में फिजिक्स का लेसन नंबर 10 लेके आपके सामने आया हूँ। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन और उनके हल दोनों ही आपके सामने हैं। बोर्ड पैटर्न के आधार पर बनाया गया क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, जिसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रकाश के कला संबंध स्रोत संपोषी व्यतिकरण जब उत्पन्न करते हैं तो कलांतर कितना होना चाहिए। कलांतर संपोषी के लिए 2 पाई होना चाहिए। करेक्ट आंसर डी। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें जब व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो क्या संरक्षित रहता है। व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित रहती है। थर्ड पार्ट, प्रकाश का ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना या ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुंचना विवर्तन कहलाता है। करेक्ट आंसर सी। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किया जाता है तो पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजों का आकार कैसा होता है। अति परवलयाकार, वक्रीय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट है ध्रुवण की घटना से प्रकाश की कौन सी प्रकृति स्पष्ट होती है। आंसर है अनुप्रस्थ प्रकृति स्पष्ट होती है। सेकंड पार्ट, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार कैसा होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। आंसर तरंग दैर्ध्य। थर्ड पार्ट, एक बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी। बिंदु स्रोत से गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या बताता है। ध्रुवक और विश्लेषक से जब प्रकाश निर्गत होता है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी। ये निर्भर करता है ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य जो कोण है उसके कोजिया के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। सूत्र लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। यहां एक कंप्यूटर से मिसप्रिंट हुआ है। थीटा 0 पर समांतर व्यवस्था होती है और थीटा 90 पर क्रॉसित व्यवस्था। 0 पर अधिकतम तीव्रता मिलेगी, 90 पर न्यूनतम तीव्रता। सेकंड पार्ट एक न्यूमेरिकल है। प्रकाश का वायु में वेग दे रखा है। पूछा है 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में वेग क्या होगा। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है प्रथम माध्यम में वेग बटा दूसरे माध्यम में वेग। वो सूत्र लगा के इसका आंसर आता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। थर्ड पार्ट, कलांतर और पथांतर में संबंध। तो कलांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। अब बी सेक्शन पर आते हैं। 1.5 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन है। पहला, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आपके सामने लिखी हुई है। एटलीस्ट 3 शर्त आप लिख सकते हैं। जैसे कला संबंध स्रोत होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, कलांतर नियत रहना चाहिए। इस तरीके से हम कम से कम 3 शर्तें जरूर लिखें। पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में तीव्रता वितरण वक्र को बताना है। वक्र आपके सामने है।
इस वक्र में 0, 2 पाई, 4 पाई कालांतर पर संपोषी व्यतिकरण के कारण तीव्रता अधिकतम है, पाई, 3 पाई, 5 पाई पर विनाशी व्यतिकरण के कारण तीव्रता न्यूनतम है। 6th क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। फिर यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी दे रखी है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दे रखी है कैपिटल डी। कह रहा है यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य निकालो। तो दूरी का सूत्र yn बराबर होता है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। लैम्डा के अलावा सभी राशियां गिवन है, उनको पुट करना है और सॉल्व करके लैम्डा निकाला गया है मीटर में। सेवंथ क्वेश्चन भी एक छोटा न्यूमेरिकल है, मेलस के नियम पर आधारित है। आपतित प्रकाश की तीव्रता को आधा करना हो तो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कितना कोण होगा? मेलस का नियम लगा दिया, तीव्रता को आधा करना I0/2, वैल्यू रख दी, कैलकुलेट किया तो थीटा आएगा 45 डिग्री। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको लैंग्वेज जहां लिखनी होगी वहां पूरी लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है। जब व्याख्या करनी है तो पहले आप इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपको उसकी व्याख्या कंप्लीट करते हुए ये सिद्ध करना है परावर्तन का नियम कोण I बराबर कोण R। बच्चे ने एक एक चीज नीट एंड क्लियर समझा रखी है। नेक्स्ट थर्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। एटलीस्ट 3 अंतर जरूर दें इसमें भी। व्यतिकरण में 2 या 2 से अधिक तरंगों का अध्यारोपण होता है और विवर्तन में एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित तरंगों के मध्य अध्यारोपण से विवर्तन की घटना होती है। व्यतिकरण में जो दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनती है उनका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है, विवर्तन में दीप्त और अदीप्त के बीच का कॉन्ट्रास्ट मंद होता है। व्यतिकरण में जो प्रदीप्त बनती है उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, विवर्तन में केंद्रीय तो प्रदीप्त बनता है, उसके बाद तीव्रता घटती जाती है। इस प्रकार इसमें अंतर देने हैं आपको। अब आता है डी सेक्शन, लॉन्ग एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। 4 नंबर का है, कंप्लीट थ्योरी समझानी पड़ेगी। ये चित्र बना दिया नीट एंड क्लियर। उसके बाद चित्र को समझाते हुए केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर निम्निष्टों की स्थिति समझानी है। पहले ये है निम्निष्टों की स्थिति, ये एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद उच्चिष्टों की प्रथम उच्चिष्ट द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति को समझाना है। ये बेटा, और लास्ट में ग्राफ से ये बताया गया है केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद किस प्रकार तीव्रता घटते क्रम में होती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा पूरा कंप्लीट डिटेल में समझाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। 2 तरंगों का अध्यारोपण कराना है और दोनों से बनने वाली परिणामी तरंग की समीकरण y निकाली, दोनों के मध्य अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनी उसके आयाम की समीकरण निकाली,
परिणामी तरंग के तीव्रता की समीकरण निकाली गई है। अब व्यतिकरण की अवस्थाएं बताई गई है। कहाँ संपोषी व्यतिकरण मिलता है, कलांतर और पथांतर द्वारा, और संपोषी पर आयाम और तीव्रता किस प्रकार अधिकतम होती है। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर कितना होता है और वहाँ पर आयाम और तीव्रता कितनी होती है। इस प्रकार बेटा 10th चैप्टर के इन सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बता दिया गया है। इसी पैटर्न से आपको लिखना होता है। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट चैप्टर का पेपर लेके आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।